दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी एविएशन हिस्ट्री इतनी खराब है कि यहाँ के आसमानों में उड़ने वाली फ्लाइट में सफर करने से पहले आप लोग कई बार सोचोगे। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 30 सालों में नेपाल में अब तक 27 एयरक्राफ्ट क्रैशेस हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। यहाँ का आसमान बेहद ही खतरनाक है और साथ ही साथ यहाँ का वेदर का कोई भी भरोसा नहीं है। यहाँ पे प्लेन को उड़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा काबिल पायलट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी नेपाल के पास इस तरीके के पायलट्स नहीं है। मतलब कि यहाँ पे लोग प्लेन में अपनी जान हथेली में लेके सफर करते हैं, और अगर हादसा हो भी जाए तो नेपाल एक ऐसा कुआं है जहाँ पे डेड बॉडीज तक नहीं मिल पाती है। नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हाल ही में प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें 72 पैसेंजर्स और क्रू सवार थे, जिनमें से केवल अभी तक 68 सभी बरामद किए जा सके हैं। दोस्तों, ये पोखरा एयरपोर्ट वही एयरपोर्ट है जिसकी फंडिंग चाइना ने की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्लेन क्रैश के पीछे किसी की कोई साजिश हो, वरना उड़ते हुए प्लेन से वो 4 लोग कहाँ गायब हो गए, जिनका अब तक कोई भी नामो निशान नहीं मिला। दोस्तों, अभी तो ये सिर्फ एक घटना है। इससे पहले भी नेपाल में अब तक 76 सालों में 96 विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, और इन दुर्घटनाओं में 900 से भी ज्यादा लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। आखिर क्यों नेपाल में ही इतना ज्यादा प्लेन क्रैशेस होते हैं? क्यों नेपाल हवाई जहाजों का कब्रगाह बना हुआ है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेपाल के आसमान की कहानी, जो कि नेपाल के लोगों को मौत के घाट उतार देती है। पिछले साल की ही बात है, मई के महीने में नेपाल में तारा एयरलाइंस की फ्लाइट में उड़ान भरने वाले 22 के 22 यात्री मारे गए थे प्लेन के क्रैश हो जाने की वजह से। इससे पहले 2018 में भी यूएस बांग्ला एयरलाइंस का एक प्लेन काठमांडू एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हो गया था, और इसमें यात्रा कर रहे 51 के 51 लोगों की जान चली गई थी। और इसी तरह से हर साल प्लेन क्रैश होने की वजह से मौत के आंकड़ों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, और चाहकर भी कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और अब की बार यति एयरलाइंस के 9N ATR 72 प्लेन नेपाल के पोखरा में क्रैश होकर आग की लपटों में तबाह हो गया। इस प्लेन में 72 लोग सवार थे, जिसमें से 4 भारतीय लोग भी शामिल थे, जिनमें से केवल अभी तक 68 सभी बरामद किए जा सके हैं, जबकि 4 अब भी लापता हैं। अब नेपाल फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ है। दोस्तों, जब नेपाल के कास्की डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ सुपरिटेंडेंट अजय केसी ने बताया है कि ये नेपाल के पिछले 30 सालों में से सबसे खतरनाक एयर डिजास्टर है, वहीं नेपाल एविएशन सेफ्टी की माने तो ये डिजास्टर नेपाल की एविएशन के इतिहास में तीसरा सबसे खतरनाक और दर्दनाक एयर डिजास्टर है। नेपाल की एविएशन का ये भी कहना है कि नेपाल एयर रूट्स का बेहद खराब वेदर, लो विजिबिलिटी और पहाड़ी इलाकों का भी इसके पीछे कारण है, और इन्हीं को इन प्लेन्स के क्रैश होने का मेन कारण माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 14 तो बड़े पहाड़ अकेले ही नेपाल में मौजूद हैं, जो कि भले ही नेपाल को एक खूबसूरत प्लेस बनाता है, पर ये भी बात बोलना गलत नहीं होगी कि इन्हीं की वजह से यहाँ का मौसम भी खराब हो जाता है, और इसी वजह से लो विजिबिलिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से पायलट अपना कंट्रोल खो देते हैं, और इसी खराब मौसम की वजह से ये प्लेन रडार से मिसिंग हो जाते हैं। इन पहाड़ी रास्तों से प्लेन को निकालने के लिए दुनिया के बेस्ट स्किल्स पायलट की जरूरत है। नेपाल के लुक्ला एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों, नेपाल की एयर ट्रेजेडी की बात करें तो 30 साल पहले यहाँ ऐसी एयर ट्रेजेडी हुई थी कि जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर के रख दिया था। सितंबर 1992 में पिया एयरलाइंस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान फ्लाइट 268, ये फ्लाइट पाकिस्तान के कराची में जिन एयरपोर्ट से चली थी, और जैसे ही नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंची, वैसे ही प्लेन क्रैश हो गया, और इसमें सवार 167 लोगों की मौत हो गई। और ये नेपाल की अकेली कोई घटना नहीं है, यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। सन 2010 में नेपाल के काठमांडू से लुक्ला जाने वाली अग्नि एयर फ्लाइट 101 ने काठमांडू से उड़ान भरी, और उड़ान भरने के 22 मिनट के बाद ही खबर मिली कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 14 लोगों की मौत हो गई है। ये प्लेन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही रडार से मिसिंग हो चुका था, और 2010 में ही दिसंबर के महीने में नेपाल में एक और दुर्घटना हो गई थी। ये भी तारा एयरलाइंस की फ्लाइट थी, और लमी डंडा से काठमांडू तक उड़ान भरने वाली थी। उड़ान तो भर चुकी थी, लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद ये फ्लाइट भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और इसमें भी 22 लोग मारे गए, जिनमें क्रू मेंबर भी शामिल थे। दुर्घटना को 1 साल भी नहीं हो पाया था कि 2011 के सितंबर में बुद्धा एयरक्राफ्ट 1900D एयरक्राफ्ट भी नेपाल के ललितपुर के पास क्रैश हो गया,
जिसमें कुछ 22 लोग सवार थे, जिसमें से 10 तो भारतीय भी थे। ये प्लेन क्रैश भी इतना डेंजरस था कि सभी 22 लोग मारे गए। फिर उसके एक ही साल के बाद सितंबर 2012 में चीता एयर फ्लाइट 601 नाम की डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट, जो कि काठमांडू में इमरजेंसी लैंडिंग कर रही थी, वो भी क्रैश हो गई और 19 लोगों की मौत हो गई। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इस फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग का डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन वो निर्णय भी दुर्घटना होने से नहीं रोक पाया। और उसी साल अग्नि एयर की फ्लाइट डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट, जो कि पोखरा से उड़ान भर रही थी, जिसमें 21 लोग सवार थे, ये प्लेन भी क्रैश हो गया। लेकिन इस प्लेन क्रैश में 6 लोगों को रेस्क्यू किया जा सका, बाकी 15 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों 2016 में एक ऐसी ही दर्दनाक दुर्घटना हुई। पोखरा से ये विमान उड़ान भरने के 8 मिनट के बाद मिसिंग हो गया। बाद में पहाड़ी जिले में गाड़ी में इस विमान का मलबा पाया गया और इस प्लेन में सवार थे 23 लोग और 23 के 23 लोगों की मौत भी हो गई। फिर 2018 की दुर्घटना, जिसके बारे में हमने वीडियो में पहले ही बताया था, यूएस बांग्ला एयरलाइंस 76 सीटर 400 लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गई, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई। 2019 में एयर डायनेस्टी द्वारा ऑपरेटेड फ्लाइट पहाड़ों में क्रैश हो गई। ये फ्लाइट अपना रास्ता भटक गई थी और काठमांडू में रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए आखिरकार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें नेपाल के टूरिज्म मिनिस्टर रविंद्र अधिकारी और भी बड़े बड़े नामी लोग भी सवार थे। इस फ्लाइट में कुल 60 पैसेंजर्स थे, सभी की मौत हो गई। नेपाल में हर साल एक प्लेन क्रैश हो रहा है और कभी कभी तो 2 भी हो जाते हैं, जैसे 2012 में हुआ। इतना खतरनाक है नेपाल का एविएशन सेक्टर। यहाँ के प्लेन में सवार होना मतलब कि मौत को आवाज देकर बुलाना। ना नेपाल के पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स है पायलट की, ना ट्रेंड एविएशन स्टाफ और ना ही हाईली मोटिवेटेड प्रोफेशनल लोग जो आने वाले समय में नेपाल के एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे बजट की भी बहुत कमी है, जो इन सभी इशू को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। बजट की कमी के कारण सेफ्टी प्रिकॉशंस पर कोई भी ध्यान नहीं जाता। इसकी वजह से नेपाल बन गया है हवाई जहाजों का कब्रगाह। 28 नवंबर 2022 को यूरोपियन यूनियन ने जॉइंट प्रेस रिलीज के दौरान जानकारी दी थी, जिसमें 20 नेपाल एयरलाइंस को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमेरिका ने नेपाल के एविएशन सेक्टर में सेफ्टी और ट्रेनिंग पर पैसा लगाया है, फाइनेंशियली नेपाल की मदद की आर्थिक रूप से। अब भी यूएस नेपाल की मदद करना चाहता है। चीन ने भी नेपाल की मदद की थी यति एयरलाइंस के ANC ATR 72-500 एयरक्राफ्ट में। इसमें चाइना ने ही फंडिंग की थी और सेफ्टी और प्रिकॉशंस का पूरा ध्यान दिया गया था। मगर ये प्लेन भी दुनिया के सबसे दर्दनाक एयर डिजास्टर में शामिल हो चुका है। दोस्तों नेपाल की परिस्थितियों को देखें तो यहाँ पे एयरलाइंस को बहुत ही ज्यादा सेफ्टी मेजर की और स्किलफुल स्टाफ की जरूरत है, नहीं तो भविष्य में भी ऐसी ही दुर्घटनाएं होती रहेंगी और लोग ऐसे ही बलि चढ़ते रहेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कब तक सुधरेंगे नेपाल के एविएशन सेक्टर के हालात? भाई कुदरत ने तो नेपाल को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब देखना है कि नेपाल की इस बेहतरीन आबो हवा को, वहाँ के नेचर को किस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर सकता है नेपाल। क्योंकि अगर किसी देश के पास एयर एविएशन का जो ट्रांसपोर्ट है वो वीक है, तो वहाँ पे ट्रेवल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खासकर इंटरनेशनल जो पैसेंजर्स होते हैं, इंटरनेशनल जो टूरिज्म रहता है, उसे अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में नेपाल किस तरह से स्टेप्स लेता है। क्या वो फुल ट्रेंड स्टाफ को अपॉइंट करता है वहाँ पर एविएशन सेक्टर को लिफ्ट अप करने के लिए, और अगर ये इसी तरीके से ऑपरेट करता रहता है और हर साल एक दर्दनाक हादसा अपने एयर ट्रैक रिकॉर्ड में शामिल करता है, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका क्या मानना है और आप में से कितने लोगों ने वहाँ पर हवाई सफर किया है और आपका कैसा रहा वहाँ का सफर? हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूल जाना, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।